Very good morning, all of you. So, we are going to start with our new topic, that is Principle of Inheritance and Variation, class 12 topic. And of course, this is very important topic, as you all know. So, we are going to start with the topic. Here, first of all, let me tell you inheritance. What is the meaning of inheritance? Inheritance is basically a process which characters are passed from parents to the progeny. Means whatever the character we are having, the parents are having, that is being transferred to its offspring. That is only known as what? Inheritance. Okay, so before starting the chapter, let us know the difference between inheritance and variations too. What is the meaning of variation? Variation simply means the degree by which progeny differs from their parents. Whatever the uh, चेंजेस वी कैन सी इन द प्रोजेनी, है ना। हम देखते हैं क्या कि जो भी पेरेंट है उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उनकी प्रोजेनी में जरूर जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखते, मीन्स टू क्लोन नहीं दिखते, है ना। व्हाट आर द चेंजेस वी यूज टू सी इन द प्रोजेनी, दैट इज ओनली नोन एज वेरिएशन. So these are the two important you can say topic of this chapter, जिसमें हम लोगों को पूरे इस चैप्टर पे डील करना है. सो इसके पहले हम ये देखते हैं कि जो ये चैप्टर है, जो जेनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, उसे सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था. ठीक है, तो जो जेनेटिक्स है उसको सबसे पहले बताया था वन ऑफ द मोस्ट you can say famous scientist, that is Gregor John Mendel. Gregor J. Mendel, we used to write the name. He was basically an Austrian monk. वो कौन थे? वो एक monk थे, basically चर्च में एक monk थे. उन्होंने अपना जो जेनेटिक्स है उसका जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो किसमें दिया था? पाइसम सटाइवम, विच इज कॉमनली नोन एज पी, गार्डन पी. इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किसमें किया था? इस पाइसम सटाइवम में सबसे पहले किया था. इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था in the year 1856 to 1863 approx. And what is the basic reason for the success of his experiment? That is application of statistical analysis and mathematical logics. इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था उसमें बहुत सारे स्टैटिकल एनालिसिस किया था एंड बहुत सारे मैथमेटिकल लॉजिक्स का यूज किया था. बिकॉज ऑफ दैट जो जेनेटिक्स का जो आप कह सकते हो जो स्टडी है वो बहुत प्रोमिनेंट हो गई और बहुत आसानी से क्या हुआ, लोग उसकी स्टडी कर सके. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, फर्स्ट रीजन. एंड द सेकंड रीजन इज लार्ज सैम्पलिंग साइज. इनका जो सैम्पलिंग साइज था वो बहुत बड़ा था, है ना. तो इसके वजह से जो बेसिकली जो कुछ रीजंस थे जिसके वजह से इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ. इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो थीसिस पब्लिशिंग डेट था वो अप्रॉक्स 1965 में था. एंड इसी एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है. ओके, अब इनका जो वर्क था वो रिडिस्कवर हुआ था अप्रॉक्स 1900s में. ठीक है, इनके वर्क को कुछ लोगों ने रिडिस्कवर किया था, कुछ सर्टेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था वेरियस अदर ऑर्गेनिजम्स में, वेदर अदर्स प्लांट्स में. एंड वो है उसमें से कार्ल कॉरेंस, डिवेरिस एंड वन सिचमार्क. तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया था आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. नाउ अब हम ये देखते हैं कि जो ग्रिगोर जॉन मैंडल थे उन्होंने जो पाइसम सटाइवम लिया था, उस पाइसम सटाइवम के देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जिसके ऊपर उन्होंने अपने इस जेनेटिक्स को परफॉर्म किया था. तो उस 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में से देयर आर सर्टेन ट्रेट्स, जैसे कि पहला उन्होंने लिया था प्लांट की हाइट. उन्होंने क्या लिया था? सबसे पहले प्लांट की हाइट के बारे में बात किया था. उसमें से उस प्लांट की हाइट का उन्होंने 2 ट्रेट्स को लिया था, दैट इज पहला है डोमिनेंट ट्रेट एंड सेकंड वन इज रिसेसिव ट्रेट. इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि डोमिनेंट क्या होता है. डोमिनेंट मींस अमॉन्ग द कैरेक्टर, जो सबसे ज्यादा जो पास ऑन कैरेक्टर है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उस कैरेक्टर जो पास ऑन हुआ है, जो शो कर रहा है ना. जो रिसेसिव कैरेक्टर जो छुपे हुए हैं उसको दबा के जो कैरेक्टर शो हो रहा है, कैरेक्टर विच इज शोन, that is known as what? Dominant character. And the character, the trait which is present in that particular progeny, but it is not at all shown at that generation, that is known as recessive trait. Okay, so मेंडल इनके बारे में डिस्कस किया था.
पहला लिया था उन्होंने प्लांट की हाइट, टॉल या डॉर्फ। टॉल था डोमिनेंट ट्रेट और डॉर्फ जो था वो रेसेसिव ट्रेट उन्होंने कंसीडर किया था। सेकंड उन्होंने लिया था फ्लावर, जिसमें फ्लावर के दो कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने लिए थे। एक लिया था फ्लावर का पोजीशन और एक लिया था फ्लावर की कलर। तो पोजीशन में उन्होंने डोमिनेंट ट्रेट लिया था एक्सियल और रेसेसिव में उन्होंने लिया था टर्मिनल। सेम इज द केस विद कलर, उन्होंने डोमिनेंट ट्रेट लिया था फ्लावर का कलर दैट इज वॉयलेट, और जो रेसेसिव ट्रेट था वो क्या था, व्हाइट था। तो फ्लावर के बिहाफ में उन्होंने ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो अप किया था। थर्ड जो उन्होंने कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट्स के ऊपर जो बात किया था वो है जो पी प्लांट की सीड थी उस पे। तो अगेन इन्होंने सीड का दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया था। फर्स्ट इज शेप ऑफ द सीड एंड सेकंड वन इज कलर ऑफ द सीड। तो जो शेप था उन्होंने जो डोमिनेंट उन्होंने जिसको कंसीडर किया दैट वाज राउंड। मतलब सीड का जो शेप है अगर वो राउंड है तो उन्होंने क्या बोला कि ये सीड का शेप जो राउंड है मतलब ये क्या है, ये डोमिनेंट ट्रेट है। और अगर वो इस तरीके से रिंकल्ड है ना, तो उन्होंने क्या बोला कि ये रेसेसिव ट्रेट है। सेकंड उन्होंने कलर की बात की है तो उन्होंने दो कलर को कंसीडर किया था। एक लिया था येलो मटर के दाने और सेकंड उन्होंने कंसीडर किया था ग्रीन कलर के मटर के दाने। तो सीड के बिहाफ में इन्होंने ये दो कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो अप किया था। नाउ द नेक्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाज फ्रूट। ठीक है, फ्रूट के ऊपर भी बात किया था उन्होंने, जिसमें से ये शेप उन्होंने लिया था फ्रूट का। मतलब जो मटर का जो पॉड रहता है बेसिकली वी कैन से नॉट फ्रूट डायरेक्टली, जो पॉड्स होते हैं कलर मटर के उस पे हम बात कर रहे थे। जो पॉड के ऊपर उन्होंने बात किया था उन्होंने उसमें भी दो ट्रेट लिए थे। एक इसका शेप लिया था, तो एक था फ्यूल शेप्ड मतलब सॉरी फुल शेप जो कि कैसा था, पूरा इस तरीके से अरेंज था, उसमें कोई भी रिंकल्ड आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे थे। और दूसरा था कॉन्स्ट्रक्टेड जो थोड़े से ऐसे सिकुड़े सिकुड़े जो थे। और कलर उन्होंने लिया था, तो कलर भी उन्होंने दो लिया था, एक ग्रीन कलर और एक येलो कलर। तो ग्रीन कलर को प्रोबेबली आप देखे होंगे कि जो मटर का जो पॉड रहता है वो ग्रीन कलर ज्यादा रहता है, तो उन्होंने उसको डोमिनेंट ट्रेट माना। और कुछ येलोइश जो उसमें शेड्स आते हैं उन्होंने उसको क्या माना, रेसेसिव ट्रेट माना। तो देयर आर सर्टेन इतने सारे आपको कैरेक्टर्स देखने के लिए मिले। देखिए प्लांट की हाइट पहला ट्रेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ, इन 7 ट्रेड्स पे उन्होंने बात किया था। बट अपने लाइफ टाइम में उन्होंने सिर्फ 4 ही ट्रेड्स पे पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट को फुलफिल कर पाया था। पूरे पे उन्होंने अपने लाइफ टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। नाउ नाउ इन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो इन्होंने बताया था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जब इनहेरिटेंस होता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ जो कैरेक्टर्स है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, वो वन जीन के बेसिस पर उन्होंने बात किया। पहले तो उन्होंने बताया, आप देख सकते हैं क्या बताया, कि यहाँ पे इन्होंने प्योर प्रोजेनी लिया था, है ना, जो है कैपिटल टी। यहाँ पे अगर मैं कैपिटल टी के बारे में बात करूंगी तो ये क्या है, ये होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट है ना, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब ये कंप्लीटली टॉल प्लांट होगा। और यहाँ पे आप जो स्मॉल टी देख रहे हो दैट मीन्स कि होमोजाइगस रिसेसिव है, जो ये प्योरली क्या होगा, डॉर्फ होगा। मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन पे नहीं है। तो उन्होंने जब ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में बताया तो उन्होंने दो चीज लिया, एक लिया प्योर डोमिनेंट पेरेंट और एक लिया प्योर रेसेसिव जो कि डॉर्फ था वो पेरेंट के लिए, और दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। आप देख सकते हैं कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो उनके जो गैमेट्स बनेंगे वो सिंगुलर कंडीशन में बनेंगे, सेग्रीगेट होके बनेंगे, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और दोनों के बीच में जब कॉम्बिनेशन होगा, क्रॉस होगा, तो इट विल फॉर्म अ F1 जनरेशन जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ना अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, मतलब यहाँ पे जो प्रोजेनी हमको मिली है, इस प्रोजेनी पे जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो भी ट्रांसफर हुआ था और जो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है वो भी ट्रांसफर हुआ था। अब इन दोनों ट्रेट में आप ये देख सकते हो, अब ये एजम्पशन लगा सकते हैं कि क्या बनेगा एक्चुअली में, प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है वो हमेशा टॉल रहेगा। क्या रहेगा, टॉल। क्या रहेगा, टॉल रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी डोमिनेंट ट्रेट को शो करने के लिए एक ही
डोमिनेंट जीन सफिशिएंट है। ठीक है, मतलब टॉल इज व्हाट, टॉल इज डोमिनेंट ट्रेट, है ना, टॉल कैसा ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है। अब इस डोमिनेंट ट्रेट को शो करने के लिए कोई अगर एक भी डोमिनेंट जीन आ जाता है तो ये प्लांट कैसा बनेगा, टॉल ही बनेगा। इट मींस ये जो डोमिनेंट जीन है उसने इस जो रिसेसिव जीन है उसको सप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से हमको जनरेशन पे, फर्स्ट जनरेशन पे क्या देखने के लिए मिला कि हेट्रोजाइगस टाइप के टॉल हमको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स रिसेसिव का रहेगा बट रिसेसिव शो नहीं करेगा। ठीक है ना, ये F1 जनरेशन की बात है। अब इसी F1 जनरेशन को हमको जो जो भी मिलेंगे हमको F1 जनरेशन में, उसका हम क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग का मतलब हमको जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा उसी को क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से F2 जनरेशन पाने के लिए। किसी भी कैरेक्टर को डेजिग्नेट करने के लिए हमें F2 जनरेशन के लिए क्रॉस करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। यू कैन सी कैपिटल टी का हमने क्रॉस कराया तो कैपिटल टी, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल और स्मॉल टी। यहाँ पे यू कैन सी कि हमको क्या मिला रेशियो, यहाँ पे हमको रेशियो मिला, एक मिला जो है वो कंप्लीट डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट का मिला, दो मिला हमको हेट्रोजाइगस टॉल का, दो क्या मिला हमको हेट्रोजाइगस टॉल, और एक कंप्लीट हमको मिला होमोजाइगस रिसेसिव का। मतलब यहाँ पे अगर हमने फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब कि जब हम किसी चीज को देख के बताते हैं कि वो लंबा है, नाटा है, गोरा है, काला है ना, इसका इसका हाइट कैसा है, तो ये सारी चीजों को हम फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, जो हम अपने फिजिकल अपीयरेंस से देख रहे हैं, है ना। तो जब हम इस प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें एक है जो कि कंप्लीट टॉल है, दैट इज होमोजाइगस टॉल है। दो हमको मिलेंगे इसमें कैरेक्टर जो कैसा है, हेटेरोजाइगस टॉल है, और एक मिलेगा जो कि होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये हमने देख के बताया। तो हम अगर बात करें कि इस क्रॉसिंग का फिनोटाइप क्या होगा, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, सॉरी जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। और अगर हम इसी का फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हो कि एक है टॉल, ये भी टॉल ही बनेगा, ये भी टॉल ही बनेगा। मतलब हमारे पास टॉल कितने हो गए, 3 टॉल प्लांट्स, और डॉर्फ कितने हो गए, 1 डॉर्फ प्लांट। तो हम अगर फिजिकली देख के बताएंगे कि हमको 4 प्लांट थे, चारों में से हमको कितने टॉल मिले, तो हमको 3 टॉल मिला। आप देख सकते हो होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये हमको मिला 3 टॉल प्लांट। तो हमारा कितना हो गया टॉल, 3। और एक हमको मिला है प्योर फॉर्म ऑफ डोमिनेंट, प्योर फॉर्म ऑफ रिसेसिव जो कि डॉर्फ है, कितना हो गया 1। तो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो गया, 3:1। लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो आप देखिए कि इस जीनोटाइपिक कंडीशन पे जो जीन है, जेनेटिक मेकअप है, वो अलग है। भले ही प्लांट हमें 3 टॉल मिले हों, लेकिन उन तीनों टॉल में आपको अलग अलग जेनेटिक मेकअप मिलेगा। जैसे कि आप देखो, एक कैपिटल टी ये भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है, बट दोनों का जेनेटिक मेकअप क्या है, अलग है। इसका कैपिटल टी हो गया और इसका एक रेसेसिव कंटेनिंग हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, और स्मॉल टी 1 है। मतलब हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। ठीक है, तो ये कंडीशन था। आगे चलते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग इनहेरिटेंस के लिए मेंडल ने सर्टेन लॉज दिए थे, जो कि आगे चल के बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉज साबित हुए थे जेनेटिक्स के लिए। और इनके ही सर्टेन लॉज को फॉलो अप करके अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जेनेटिक्स की डीप स्टडी की थी। और इन्हीं के बिहाफ में, इन्हीं थ्योरीज के बिहाफ में जो मेंडल थे उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब दिया गया था। तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगेन द टर्म डोमिनेंस, यहाँ जो चीज शो हो रही है ना, अमॉन्ग ऑल द कैरेक्टर जो प्रोमिनेंट है, जो शो हो रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। तो मेंडल के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ डोमिनेंट है वो क्या कहना चाहता है, सी मेंडल के अकॉर्डिंग
कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। मेंडल ने क्या बोला कि जो भी कैरेक्टर्स है जो ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, उसको कौन कंट्रोल करता है? देयर आर सर्टेन डिस्क्रीट यूनिट, बहुत ही स्मॉल से यूनिट रहते हैं जिनका उन्होंने नाम दिया फैक्टर। तो मेंडल ये बोलते हैं कि जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, जो शो हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो किसके थ्रू है? एक बहुत ही छोटे डिस्क्रीट यूनिट है जिसको उन्होंने नाम दिया फैक्टर। बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो मेंडल ने कभी भी जीन टर्म का यूज नहीं किया था। मेंडल ने कभी भी जीन टर्म का यूज नहीं किया था। मतलब यहाँ पे जो फैक्टर टर्म उन्होंने यूज किया है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द टर्म जीन लेटर ऑन। ओके, सो फैक्टर जो उन्होंने बोला था वो इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं? जीन की ही बात कर रहे हैं। सेकंड आते हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस पे कि जो फैक्टर्स ऑकर इन पेयर्स। यही बात हो गई कि जो उन्होंने बोला कि जो फैक्टर्स हैं, जो जीन है बेसिकली वी कैन से, वो किस में हमेशा ऑकर होते हैं? बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन अ पेयर फॉर्म, दैट इज डिप्लॉयड फॉर्म। जैसे कि हम बात करें कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, एज यू कैन सी दे ऑल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, है ना? तो इसी को उन्होंने क्या बोला कि वो पेयर के फॉर्म पे रहते हैं, है ना? थर्ड इज इन डिसिमिलर पेयर वन फैक्टर इज डोमिनेट द अदर वन। मतलब कहने की बात है कि अगर डिसिमिलर फैक्टर्स हैं, है ना, डिसिमिलर जीन अगर पेयर में प्रेजेंट है, दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसमें से जो डोमिनेंट वाला रहेगा, वो जो छोटा वाला रहेगा स्मॉल वाले को, उसको क्या कर देगा? डोमिनेट कर देगा, उसके कैरेक्टर को दबा देगा, है ना? यही उन्होंने बोला था। ठीक है, अब ये क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया इस कैरेक्टर, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि अगर हम F1 जनरेशन को देखते हैं तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर क्या होगा? एक्सप्रेस होगा। तो हमने F1 में यहाँ पे देखा था, यू कैन सी हियर, यू कैन सी इन F1 जनरेशन सिर्फ कैपिटल टी, स्मॉल टी, ऐसे हमको 4 मिलेंगे कैरेक्टर्स, है ना? सारे कैपिटल टी, स्मॉल टी मिलेंगे हमको F1 जनरेशन में। अब हमको 4 मिले, लेकिन हमारा कितना कैरेक्टर शो ऑफ हुआ? सिर्फ टॉल वाला कैरेक्टर शो हुआ। जो ऑल कैरेक्टर है वो शो कब हुआ? F2 जनरेशन में, जब हमको एक मिला डॉर्फ वाला भी, एक मिला कंप्लीट टॉल और 2 मिले हेटेरोजाइगस टॉल। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम F1 जनरेशन की बात करेंगे तो उसमें हमको सिर्फ कैरेक्टर जो मिलेंगे वो हम वन पेरेंटल कैरेक्टर को ही एक्सप्रेस करते हैं। अगर हमको दोनों पेरेंटल कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को देखना है तो उसके लिए हमें F2 क्रॉस करना ही पड़ेगा। रेशियो क्या मिला था हमको F2 जनरेशन में? दैट इज 3:1। दिस 3:1 इज रिगार्डिंग योर phenotypic ratio। जीनोटाइप वही 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक्सेप्शंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why I am saying it so? क्योंकि according to Mendel's law of dominance, उन्होंने ये तो बोल दिया कि yes, whatever the character that is passed from parents to their offspring, तो जो डोमिनेंट ट्रेट रहेगा सिर्फ वही शो करेगा। उन्होंने बोल तो दिया, बहुत सारी चीजों के लिए एप्लीकेबल भी था, लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत सारी चीजों के लिए एप्लीकेबल था, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके लिए इनका ये जो लॉ है वो फेल हो जा रहा था, है ना? जिसमें से उन्होंने इसको फर्दर, तो उन्होंने एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है कोडोमिनेंस। इन दो चीजों को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, ध्यान रखिएगा। मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये कहा था कि जो भी कैरेक्टर पास ऑन हो रहे हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, है ना, तो जो डोमिनेंट ट्रेट है बस वही शो करेगा, और जो डोमिनेंट फैक्टर है वो रेसेसिव फैक्टर को साइलेंट कर देगा, मतलब दबा देगा, उसके कैरेक्टर को शो ऑफ नहीं होने देगा, ये उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि उनका ये जो थ्योरी था वो फ्लॉप हो रहा था, जिसमें से एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस था इंटरमीडिएट ट्रेट, मतलब इसमें जो मिलेगा आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, उसमें इंटरमीडिएट ट्रेट्स मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल था स्नैपड्रैगन का, है ना? स्नैपड्रैगन एक फ्लावर है, ठीक है, जिसका हमने क्रॉस किया, तो हमने एक लिया रेड, प्योर रेड प्लांट, उसको हमने क्रॉस कराया प्योर व्हाइट जो कि रेसेसिव था उसके साथ,
F1 जनरेशन पे जब आप क्रॉस कराएंगे तो आपको कैपिटल आर स्मॉल आर ही मिलेगा, दैट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिलेगा। अब हमारे अकॉर्डिंग हमने रेड को डोमिनेंट कंसिडर किया था और जो व्हाइट है उसको हमने कंसिडर किया था रेसेसिव। ओके, तो अब आप देखो कि F1 जनरेशन में आपको चार कितने मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल दैट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे जो आपको फ्लावर मिलेगा तो हम इसको जब सेल्फिंग करेंगे तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, आप देखिए जब हम इसको सेल्फिंग करेंगे इस तरीके से, जब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे ऐसे, तो हमको क्या मिलेगा, हमने क्रॉस कराया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, है ना। अब हमको ये मिला F2 जनरेशन में। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ थ्योरी हमें क्या कहना चाहिए था कि एक हमें मिला था कंप्लीट रेड, अकॉर्डिंग टू मेंडल मैं बता रही हूँ, हमें एक कंप्लीट रेड मिलना था, दो मिलना था हेट्रोजाइगस रेड, है ना, दो हमको क्या मिलना था हेट्रोजाइगस रेड, और एक मिलना था हमको ये वाला व्हाइट रेसेसिव। लेकिन यहाँ पे थ्योरी गेट्स चेंज, यहाँ पे जो आपका कैपिटल आर था ये कंप्लीट रेड तो था, ऑफ कोर्स ये रेड है, बट यहाँ पे जो कैपिटल आर स्मॉल आर हमको मिलता है, इस कैपिटल आर स्मॉल आर में ये जो डोमिनेंट है कैपिटल आर उसने स्मॉल आर को डोमिनेट नहीं किया, बल्कि यहाँ पे हमको ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है ये इंटरमीडिएट मिला। इंटरमीडिएट मतलब अगर मैं रेड कलर में व्हाइट कलर को मिक्स कर दूं तो हमको क्या मिलेगा, पिंक मिलता है ना। ओके, so here the color which will be getting of the flower is pink. Now the theory gets changed. According to Mendel ये क्या होना चाहिए था, ये रेड होना चाहिए था, बिकॉज जो डोमिनेंट ट्रेट है वो रेसेसिव ट्रेट को डोमिनेट करने के लिए कैपेबल होता है, बट यहाँ पे तो उन्होंने डोमिनेट नहीं किया। यहाँ पे तो भाई ना तो रेड मिला ना तो व्हाइट मिला, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, पिंक मिल गया, विच इज इंटरमीडिएट ऑफ रेड एंड पिंक। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसकी थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। दैट इज वाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ exception for the law of dominance. Similarly, one more we can say uh, uh, exception is there of law of dominance, that is co-dominance. What is the meaning of co? I used to understand co-dominance as a cooperative dominance. मैं इसको cooperative dominance की तरह पढ़ती हूँ। क्यों ऐसा समझो, इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा ह्यूमन ब्लड ग्रुप। क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। नाउ यू ऑल माइट बी अवेयर कि आपके पास ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, ए और बी, मतलब ये आपका जो ब्लड सेल है आरबीसी है उसके ऊपर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं, है ना। सपोज यहाँ पे ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाता है ना। अगर यहाँ पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। ओके, दिस इज द रूल। व्हाट इफ द ब्लड ग्रुप कंटेन बोथ ए एंड बी, बोथ ए और बी भी प्रेजेंट है इसके पास। अब यहाँ पे आप किसको बोलोगे कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, क्योंकि दोनों कैपिटल है एंड बोथ आर कैपिटल मींस भाई कौन दबेगा, कोई नहीं दबेगा ना। ये वैसी बात हो गई कि आपके क्लास में दो टॉपर हैं, दे आर ऑब्टेनिंग द सेम परसेंटेज, सेम 97 आया है विदाउट एनी चेंज, तो आप किसको टॉपर बोलोगे, किसको फर्स्ट बोलोगे, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ आर फर्स्ट, है ना। सेम इज द केस, यहाँ पे आप देखो को आपको ए मिला और बी मिला, मतलब एक ही ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोई डोमिनेंट और कोई रेसेसिव नहीं रहेगा, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और दोनों ही डोमिनेंट रहेंगे, दैट इज ब्लड ग्रुप ए बी इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे अगेन लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जाता है ना। तो बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुल्ली, यहाँ पे आप देखो कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर रहे हैं। A and B allele produces AB blood group. अब ये क्या blood group produce करते हैं, AB. So here again this law, the law of dominance gets failed. And the next one is okay. Now Mendel's second law. ठीक है, मेंडल के सेकेंड लॉ में क्या बात होती है, मेंडल का सेकेंड लॉ कहता है
law of segregation was the second law of Mendel, which is again very important law of given by the Mendel, क्योंकि इनके बेसिस में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन को भी समझा है। जो सेल्स रहते हैं उसकी प्लॉइडी को हमने समझा है ना? सेल्स की प्लॉइडी क्या होनी चाहिए, जो गैमेट सेल्स की प्लॉइडी क्या होनी चाहिए, है ना? वो डिप्लॉइड होना चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ये सारी चीजें भी हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग समझा है। इस लॉ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है गाइस, मैं पहले ही बता देती हूँ, इसका कोई भी एक्सेप्शन है ही नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू नेचर जब कभी भी गैमेट का प्रोडक्शन होता है वो हमेशा हैप्लॉइड के कंडीशन में ही होगा, ताकि फ्यूचर जो प्रोजेनी है उसकी डिप्लॉइडी को मेंटेन किया जा सके। उसका कोई भी एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोला जाता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द टू अलील्स ऑफ द जीन मस्ट सेग्रीगेट। सिंपल टर्म है सेग्रीगेट का मतलब सेपरेट, कोई बहुत ही अलग सा ये वो कैब नहीं है ना? सेग्रीगेट का मतलब सिंपली होता है सेपरेट, टू मूव इनटू डिफरेंट गैमेट्स। अब आप समझिए इसको एक कॉन्सेप्ट से, सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, एक्स एक्स और एक्स वाई। दिस इज फीमेल वी ऑल नो एंड दिस वन इज मेल। Now, when the gamete is formed, that is in case of female, ovum will be formed. This ovum will contain only one X, है ना? ये आपको पता होगा. And second, one male gamete when it will be produced, that is sperm, it will contain one single sperm will contain either X or it will contain either Y. It won't contain both the two. अगर ये दोनों कंटेन रहेगा इसमें, है ना? सपोज ये स्पर्म है, इसी में एक्स भी है, इसी में वाई भी है, तो वो डिसऑर्डर्ड का केस हो जाता है, वो बाद में पढ़ेंगे आप, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, मेंडल ये कहते हैं कि जब कभी भी किसी पेरेंट की बॉडी में गैमेट्स के प्रोडक्शन होते हैं, तो उस गैमेट में जो हमेशा क्या रहेगा, सिंगल ही जो जीन है वो प्रेजेंट रहेगा, सेपरेट आउट कंडीशन पे रहेगा, वो पेयर्ड कंडीशन पे नहीं रहता, ठीक है? इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी, वी कैन से यस ऑफ कोर्स द गैमेट इज गेटिंग प्योर्ड ओवर हियर। जो भी गैमेट है वो प्योर्ड कंडीशन में बन रहा है, या तो एक्स या तो वाई, इट विल नॉट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ द मिक्स अप कंडीशन, राइट? सो हियर इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी। तो याद रखना यहाँ पे इसको लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोला जाता है, ओके? नो एक्सेप्शन और टू दिस लॉ, मैंने बताया कि इसके कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलो टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको इस चैप्टर के लिए पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है मेटिंग विथ रेसेसिव पेरेंट इन ऑर्डर टू नो द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। सपोज आपको किसी प्लांट का जीनोटाइप नहीं पता है ना? आपको नहीं पता कि उसका जीनोटाइप क्या है ना? तो आप क्या करेंगे कि उसका मेटिंग, उस पर्टिकुलर प्लांट की मेटिंग किसी भी रेसेसिव प्लांट से करा देंगे, किसी भी रेसेसिव पेरेंट से करा देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा, उस प्लांट का जीनोटाइप पता चल जाएगा। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू आइडेंटिफाई जीनोटाइप। So here you can see the capital T, small t, all tall plant we have obtained. Now this tall plant में आपको जीनोटाइप नहीं समझ आएगा, है ना, कि जीनोटाइप क्या है इसका, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस जो मिला है हमको कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम किसी भी रेसेसिव ट्रेट के साथ क्रॉस करा देंगे, और जब हम क्रॉस कराएंगे तो यू कैन सी कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका रेशियो मिलेगा 1:1, ठीक है? तो दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस, ओके? नाउ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, अभी तक हमने किसके बारे में देखा, वी आर कंसिडरिंग अबाउट द ओनली वन ट्रेट, है ना? हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेके क्या किया था, क्रॉस किया था। नाउ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नोइंग कि हाउ द characters get changed, how the ratio, how the genotype get changed when we are including two characteristic। जो कैरेक्टर को अगर हम कंसिडर करके जब हम ट्रांसफर की स्टडी करते हैं, तो वो कैसे आपको, तो बेसिकली वी कॉल इट एज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस आल्सो। सो फॉर दैट वी हैव टेकन टू कैरेक्टर्स ऑफ ए प्लांट, हमने सीड को लिया और हमने सीड के दो कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया, एक लिया हमने उसके शेप की बात की है और एक हमने लिया उसकी कलर की बात की है। तो शेप में हमने राउंड को डोमिनेंट लिया और रिंकल को रिसेसिव लिया, सेम इज द वे कलर में हमने येलो को डोमिनेंट लिया और ग्रीन को रिसेसिव लिया।
ठीक है। रेसेसिव हमेशा शॉर्ट फॉर्म में डेजिग्नेट करता है, तो हमने स्मॉल आर फॉर रिंकल and small y for green. Here capital R for round and capital Y for yellow. इन दोनों को जब हमने क्रॉस कराया तो हमको F1 जनरेशन पे क्या मिलता है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ऐसे 4 हमको कैरेक्टरिस्ट मिलेंगे जो कि क्या रहेंगे, ऑल राउंड एंड येलो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंट। आपको पता है अगर कैपिटल T स्मॉल t है तो प्लांट कैसा रहेगा, टॉल ही रहेगा। तो यहाँ पे भी हमको क्या मिला, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ऑफ कोर्स जो डोमिनेंट ट्रेट है वही शो होगा, तो ये प्लांट क्या बनेंगे, राउंड और येलो ना। फिर हमने इसका क्या किया, सेल्फिंग कराई। तो सेल्फिंग के थ्रू हमने देखो यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनाया, कैपिटल R कैपिटल Y हमने क्रॉस कराया, तो हमको फिनोटाइपिक रेशियो में क्या मिला, हमको फिनोटाइपिक रेशियो में राउंड और येलो कितने मिले, है ना। फिनोटाइप मतलब फिजिकली हमने जब देख के बताया तो हमको 9 कैरेक्टर्स मिले राउंड और ग्रीन के, राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन राउंड, दिस वन दिस वन दिस वन, है ना, दिस वन दिस वन दिस वन, और ये, है ना, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। हमको कितने मिल गए, 9 कैरेक्टर्स मिले जो कि राउंड और ग्रीन थे फिजिकली देख के। उसके बाद हमको मिले, सॉरी राउंड और येलो थे, हमें राउंड और ग्रीन के 3 कैरेक्टर मिले, ये देखो, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, दिस वन इज राउंड एंड ग्रीन, कितना मिला, 3 मिला। सिमिलरली रिंकल येलो कितने मिले हमको, रिंकल येलो ये मिला 1 2 और 3, 3 रिंकल येलो मिले, और एक मिला जो कि प्योर फॉर्म ऑफ रिसेसिव ट्रेट को शो कर रहा था, दैट इज रिंकल्ड और ग्रीन। तो ये हमको मिला एक कैरेक्टर। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या बन जाता है गाइस, 9:3:3:1, ये हमारा क्या बन गया, फिनोटाइपिक रेशियो। अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो अगेन मैंने क्या बताया था पहले जीनोटाइप में, कि जो भी फिनोटाइपिक रेशियो आपको मिल रहा है, जैसे यहाँ पे क्या मिला हमको, राउंड और ग्रीन, ये भी राउंड और ग्रीन था, ये भी राउंड और ग्रीन है, लेकिन देखिए दोनों में आप देख सकते हैं कि दोनों का जेनेटिक मेकअप अलग है। एक का कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ पे एक का कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे जेनेटिक मेकअप तो चेंज हो गया। अब इसी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको जीनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। तो अगर हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालें तो क्या मिलेगा, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। तो ये आप किसी भी डाइहाइब्रिड क्रॉस के को करें, कोई भी डाइहाइब्रिड क्रॉस, जब कभी भी आप डाइहाइब्रिड क्रॉस करोगे तो उसका फिनोटाइप हमेशा 9:3:3:1 आना चाहिए, और जो जीनोटाइपिक रेशियो लोगे वो आपका ये आना चाहिए। ये रेशियो आप जो देख रहे हैं वो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को लीजिए, यही सेम ही आता है, ठीक है। तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस था। तो मेंडल का जो थर्ड लॉ है, अगेन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। Law of independent assortment, what does it states? Alleles of gene located on a different chromosome assorts independent of each other. ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम का लोकेशन रहता है हम उसकी बात करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, कि एलील्स ऑफ द जो जीन है लोकेटेड, वो भले किसी भी लोकस में लोकेटेड रहे लेकिन वो एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली करता है, वो कभी भी साथ में एक्सप्रेस नहीं करता है। जैसे कि आप देखिए कि ए यहाँ पे प्रेजेंट है, बी यहाँ पे प्रेजेंट है, ए बी जब हमको मिलेगा तो ए अपना अलग एक्सप्रेशन करता है, बी अपना अलग एक्सप्रेशन करता है, सेम इज द केस विद हियर आल्सो, है ना। यहाँ पे भी ये दोनों का एक्सप्रेशन अलग है भले ही वो साथ प्रेजेंट है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो ये कहता है कि अगर कोई अलील है जो किसी भी लोकस में प्रेजेंट है, वो जब असॉर्ट होगा तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करेगा, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा, वो पेयर में नहीं करेगा, दैट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स। इसका भी एक एक्सप्रेशन है लिंकेज, है ना। अब लिंकेज में आप देख सकते हो अगर जीन का पोजीशन पास पास है, ये दोनों पास पास में आ जाएंगे और ये साथ में एक्सप्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये आपका है। तो गाइज हम लोग आज यहीं तक ही अपना जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्लियोट्रोपिक जीन, कि हम ये बताएंगे कि जो प्लियोट्रोपी जीन है ये क्या होता है। तो टिल हियर, if you are having any doubt, if you are having any comment, kindly comment it in a comment box, and hope you like the video. Thank you very much.